पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज इस क्लास में प्रश्नावली की रचना कैसे की जाए इस संबंध में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली की रचना में कुछ चरण होते हैं। इन चरणों को समझना एक शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है। इन चरणों में सर्वप्रथम समस्या का निर्धारण, तत्पश्चात प्रश्नावली स्वरूप का निर्धारण, उसके बाद प्रश्नों की तैयारी, फिर संगत प्रश्नों का चयन, फिर प्रश्नों का परीक्षण एवं विश्लेषण, फिर असंगत प्रश्नों को पृथक करना, फिर पुनः प्रश्नों का परीक्षण एवं विश्लेषण, फिर अंतिम प्रारूप और अंततो गत्वा प्रश्नावली की अंतिम छपाई शोध कार्य। शोध के लिए प्रश्नावली अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नावली का वैध होना और उसकी वैधता की जांच कर लेना नितांत आवश्यक है। जितने चरण अभी आप लोगों को बताए गए हैं, उन चरणों का पृथक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेना नितांत आवश्यक है। प्रश्नावली की रचना में सबसे पहले आपको जो प्रश्नावली का प्रारूप और स्वरूप निर्धारित करने के लिए आवश्यक होता है वो है समस्या का निर्धारण। अर्थात आपको अपनी शोध समस्या का परिभाषीकरण अत्यंत सुस्पष्ट शब्दों में कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको अपने शोध के उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। प्रश्नावली निर्माण के समय आपको इस बात का हमेशा स्मरण रहे कि आपके शोध के समस्त उद्देश्यों का समावेश आपकी प्रश्नावली में अवश्य हो। इसके लिए आप संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन भी कर सकते हैं। आप उस समस्या या उस जैसी समस्या से संबंधित विभिन्न प्रश्नावलियों के अध्ययन भी कर सकते हैं। शोध समस्या और उद्देश्य के आधार पर और संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन के पश्चात ही जो शोधकर्ता होता है वो मानसिक रूप से तैयार होता है कि उसको अपनी प्रश्नावली में किन किन क्षेत्र से संबंधित किन किन प्रश्नों का समावेश करना है, जो कि उसके प्रस्तावित शोध के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकेंगे। यानी कि आपकी शोध की प्रश्नावली निर्माण की मानसिक तैयारी हेतु आपकी शोध समस्या का परिभाषीकरण, आपके शोध के उद्देश्य और उस परिभाषीकरण, उद्देश्य और प्रश्नावली से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन नितांत आवश्यक हो जाता है। समस्या निर्धारण के पश्चात अब हम प्रश्नावली स्वरूप का निर्धारण करेंगे। प्रश्नावली के स्वरूप के निर्धारण में हम इस बात का स्मरण रखेंगे कि हमारे शोध के उद्देश्य क्या है और हमें उस उद्देश्य के अनुसार किस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करना है। हम ये चयन करेंगे कि हमें संरचित प्रश्नावली का निर्माण करना है या असंरचित प्रश्नावली का निर्माण करना है या मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण करना है। प्रश्नावली के प्रकारों में संरचित, असंरचित एवं मिश्रित प्रश्नावली का विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। तत्पश्चात प्रश्नावली का जब प्रकार निश्चित हो जाता है और प्रश्नावली में जब प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर ली जाती है तो हम इस अवस्था में प्रश्नावली के कुछ अहम जो हमारी प्रश्नावली है, जो हमारे शोध के उद्देश्य हैं, उनसे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश करते हैं। समावेश जब हम प्रश्नों को करते हैं तो हम प्रश्नों की संख्या को निर्धारित करते हैं। प्रश्नों की संख्या को हम इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि ना तो प्रश्न बहुत ज़्यादा रहें और ना ही प्रश्न बहुत ज़्यादा कम रहें। हमेशा आपको अपनी प्रश्नावली में जितने प्रश्न सम्मिलित करने होते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा प्रश्नों का समावेश प्रारंभिक चरण में किया जाता है। इसलिए 3 गुना ज़्यादा प्रश्नों का समावेश किया जाता है क्योंकि विभिन्न चरणों में जो असंगत प्रश्न होते हैं उनको छांट दिया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्नावली जब आप प्रश्नावली में विभिन्न प्रश्नों का समावेश करें तो विभिन्न प्रश्नावली के समावेश में आप प्रश्नों की संख्या प्रारंभ में अधिक रखें,
क्योंकि विभिन्न चरणों में जब प्रश्न छटेंगे तो उनकी जो संख्या होगी वो आपके उद्देश्य के अनुरूप ही अंततोगत्वा आ जाएगी। इसके बाद प्रश्नों का क्रम। प्रश्नों के क्रम में आपको प्रश्नों का क्रम हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर रखना है। आपको औपचारिकता से अनौपचारिक प्रश्नों की ओर बढ़ना है। यानी कि प्रश्नावली स्वरूप में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि आपको किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करना है। दूसरी बात है कि प्रश्नों में संख्या कितनी रखनी है। तीसरी बात है प्रश्नों की संख्या का क्रम हमें कौन सा रखना है। तो पहले चरण के अंतर्गत आपको संरचित प्रश्नावली प्रयोग करनी है कि असंरचित प्रश्नावली प्रयोग करनी है कि मिश्रित प्रश्नावली प्रयोग करनी है। दूसरी के अंतर्गत आपको आपके अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर आपको कितने प्रश्नों का समावेश करना है, उसकी संख्या को निश्चित करना तथा उस संख्या से अधिक संख्या को अपनी प्रश्नावली में शामिल करना, ताकि जब आप छांट दें क्वेश्चनों को तो आपको उचित संख्या में उत्तर प्राप्त हो पाए। और तीसरी चीज़ है कि संख्या निर्धारण के पश्चात जो प्रश्नों का क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। प्रश्नावली स्वरूप के निर्धारण के बाद में हम प्रश्नों की तैयारी करते हैं। हम जो भी प्रश्न हमने रखे हैं हम उन प्रश्नों का स्वमूल्यांकन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं और हम प्रत्येक प्रश्न की प्रासंगिकता की जांच करते हैं कि क्या यह शोध प्रश्न क्या यह प्रश्न जो प्रश्नावली में मैंने सम्मिलित किया है वह मेरे शोध उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं करता है। और हम इस अवस्था में जो प्रश्न हमारे शोध से संबंधित नहीं होते हैं उनको पृथक कर देते हैं। यह हमारा स्वमूल्यांकन है प्रश्नों की तैयारी के संदर्भ में। उसके बाद में हम विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा संगत प्रश्नों का चयन करते हैं। हम विषय के विशेषज्ञ के पास में जाते हैं, उसे अपनी शोध समस्या, शोध परिभाषा, शोध उद्देश्य से अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद में जिस प्रश्नावली का आपने निर्माण किया है उस प्रश्नावली पर उससे चर्चा करते हैं और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार हम असंगत प्रश्नों को उस प्रश्नावली से पृथक कर देते हैं। अगर विशेषज्ञ कोई सलाह देता है कि इन प्रश्नों को सम्मिलित कर लीजिए तो विशेषज्ञ सलाह के अनुसार हम नवीन प्रश्नों को उस प्रश्नावली में सम्मिलित भी कर लेते हैं। इसके बाद एक अहम चरण आता है प्रश्नों का परीक्षण एवं विश्लेषण। इस तरीके से आपने विशेषज्ञ की सलाह लेकर के एक प्रश्नावली तैयार कर ली है। अब आपको लगता है कि यह प्रश्नावली आपके शोध के लिए उपयुक्त है, परंतु इसका परीक्षण अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम एक लघु न्यायादर्श पे, एक लघु जनसंख्या पे विशेषज्ञ की राय से निर्मित प्रश्नावली जो निर्मित हुई है उसके द्वारा सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण से प्रश्नावली के संदर्भ में को प्रयोग करने के संदर्भ में जो भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याएं आ रही होती हैं वो हमें समझ में आ जाती हैं कि इस प्रश्नावली के इस प्रश्न में हमें उत्तर प्राप्त करने में परेशानी हो रही है या अन्य परेशानियां हो रही हैं या अन्य इस प्रश्न को पूछने में कोई कठिनाई आ रही है या सामने वाले की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया उचित इस प्रश्न को सुनने के बाद में नहीं हो रही है। तो हम जब पहला एक लघु न्यायादर्श पर जब हम सर्वेक्षण कर लेते हैं तो हमें इस बात का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाता है कि हमारी प्रश्नावली में वर्तमान समय में कौन कौन से गुण और कौन कौन से दोष हैं। अब हम पुनः जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे हम जो प्रश्न असंगत प्रतीत होते हैं उस प्रश्नावली में उन असंगत प्रश्नों को हम पुनः पृथक कर लेते हैं और जो भी संशोधन हमें समझ में आते हैं उन संशोधनों को हम कर लेते हैं। अब जो हमने संशोधन कर लिए हैं प्रथम अध्ययन के पश्चात, प्रथम सर्वेक्षण के बाद, अब जो हमारी संशोधन के बाद जो प्रश्नावली तैयार हुई है, अब उस संशोधन के बाद तैयार की हुई प्रश्नावली को हम पुनः ले जा करके उसका सर्वेक्षण करते हैं। यानी कि जो प्रश्न हमने शामिल किए हैं या हटाए हैं उसके बाद जो प्रश्नावली का स्वरूप आया है तो उस नवीन प्रश्नावली के आधार पे हम पुनः लघु प्रतिदर्श पे पूर्ववत अध्ययन करते हैं और जो निष्कर्ष होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। प्रायः इस अवस्था में जो हमारी प्रश्नावली है
वो उस वैध अवस्था में आ जाती है, उसमें जो भी प्रश्न होते हैं वो सुसंगत रूप में आ जाते हैं। हमारी जो प्रश्नावली होती है वो हमारी शोध समस्या के अनुरूप उसका निर्माण हो जाता है। फिर हम अंतिम प्रारूप देते हैं प्रश्नावली को, यानी कि उपरोक्त अवस्थाओं की क्रमशः यात्रा के पश्चात अब विश्वसनीय और वैध प्रश्नावली का निर्माण हो गया है। अब इसको छपाई के बाद में हम शोध कार्य हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। हमें छपाई से संबंधित जो भी वर्तनी दोष इत्यादि त्रुटियां होती हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार हम प्रश्नावली सुस्पष्ट पठनीय रूप से अंतिम प्रारूप में हमें प्राप्त हो जाती है। इस संपूर्ण अवस्थाओं को अगर आप एक चरणबद्ध तरीके से समझना चाहें तो आप पुनः समझ लीजिए। आप सबसे पहले प्रारंभिक तैयारी करते हैं, ठीक है। इस प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत आपकी समस्या का निर्धारण, शोध समस्या का परिभाषीकरण, प्रस्तावित शोध के उद्देश्यों का निर्धारण, संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन आदि संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद आप प्रश्नावली का प्रथम प्रारूप देते हैं, यानी कि आप मानसिक रूप से प्रश्नावली के निर्माण के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने उसको एक प्रथम प्रारूप दे दिया है। प्रथम प्रारूप देने के बाद में आप स्वमूल्यांकन करते हैं स्वचिंतन के आधार पर, जिसमें कि आप असंगत प्रश्नों को हटा देते हैं। प्रथम देखिए, सबसे पहले आपने प्रारंभिक तैयारी करी। प्रारंभिक तैयारी के आधार पर आपने प्रश्नावली का निर्माण रखा। आपने प्रश्नावली के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा कि आप कौन सी प्रश्नावली का इस्तेमाल करेंगे, उस प्रश्नावली में आपके कितने प्रश्नों को सम्मिलित करना है, और उन प्रश्नों को सम्मिलित करने के साथ साथ उन प्रश्नों का क्रम क्या होगा। उसके बाद में आप तीसरे चरण में जब पहुँचते हैं तो आप स्वमूल्यांकन करते हैं। स्वमूल्यांकन के अंतर्गत आप स्वचिंतन द्वारा जो भी असंगत प्रश्न होते हैं उनको हटा देते हैं। उसके बाद आप विषय विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन कराते हैं अपनी प्रश्नावली का। विषय विशेषज्ञ के सुझाव के अनुसार पे आप असंगत प्रश्नों को हटा देते हैं, और जो कुछ वो सुझाव देता है या अगर वो कोई प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए प्रश्नावली में कहता है तो उन प्रश्नों का आप समावेश कर लेते हैं। उसके बाद में जो उसने संशोधन बताए हैं, जब वो संशोधन हो जाता है तो संशोधन होने के बाद में आप एक लघु प्रतिदर्श पे आप अपना प्रथम अध्ययन करते हैं। अगर प्रथम अध्ययन में आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक कोई कठिनाई नहीं होती है और आपको वो प्रश्नावली अपने शोध के लिए उपयुक्त रखती है, उससे प्राप्त निष्कर्ष से आप संतुष्ट होते हैं, तो आप उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अगर उसमें कोई सैद्धांतिक या व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव होता है या आपकी हाइपोथेसिस के अनुरूप वो प्रश्नावली कार्य नहीं कर रही होती है, तो आप को यह सुझाव दिया जाता है कि अगर आपको उसमें कुछ असंगत, कुछ अव्यवहारिक और कुछ आपके सिद्धांत से मेल ना खाते हुए प्रश्नों का समावेश है तो उनको आप पृथक कर दीजिए, और पृथक करने के बाद में पुनः संशोधित कीजिए, और संशोधित करने के बाद में आप पुनः लघु प्रतिदर्श पे, लघु जनसंख्या पर एक पुनः अध्ययन कीजिए। उस अध्ययन को करने के बाद में प्रायः सभी प्रश्नावली अपने शोध समस्या के अनुरूप उनकी रचना हो जाती है, और फिर आप अपनी प्रश्नावली को अंतिम प्रारूप दीजिए, उसकी छपाई करवाइए। छपाई में किसी तरीके की त्रुटि ना हो। अब आपके पास में जो भी प्रश्नावली है वो आपकी शोध समस्या के अनुरूप है, वो आपके शोध के उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली है, और वो पूर्णतः वैध और विश्वसनीय है। इस तरीके से आप अपनी शोध प्रश्नावली की रचना कर सकते हैं। इसी के साथ आज के व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सादर धन्यवाद।